इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। It is a great achievement for Israel. Israel is not going to listen to any moral lectures. Ki don't fight, fighting is bad, etc. He said we are fighting for survival of our race, of our women and children and our race. I don't think it has a huge impact. Definitely it's going to have a psychological impact on international community because Israel, it's not going to change much on the ground because the structure of the Hezbollah party is so strong and they have the commander at every levels. अब बात यह है कि साहब अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो है 70 हज़ार के करीब वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो छः करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन्स आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी एमुनेशन वगैरह वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है, तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इजराइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इजराइल ने हमला किया था ग्राउंड अटैक और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन, और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इजराइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिजबुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। Well, Nasrullah's death, as far as I'm concerned, it is going to give a considerable shock to Hezbollah, their fighters and their supporter in Lebanon. It will give, because they were not thinking that he could be eliminated eliminated so easily. Well, he has been eliminated. By which method? How did they find his locations and his coordinates? And which method? What sort of missile attacked and all that we'll find out. That's a different thing. But the question is, this is happening.
And this is happening at a very fast pace. Whether it is through telephones, whether it is through, what do you call those, pagers, television, anything. Where the electronic media is coming into play, where there is a play of electronics, cyber mix, everything, computer mix, the waves which are created now become their own enemy. The enemy missiles and explosives can ride on those waves and come to you. So this is what it is. So this aspect is becoming very serious. It is a very big setback for Hezbollah. It is a great achievement for Israel. And let me tell you one thing, Israel is not going to listen to any moral lectures. Ki don't fight, fighting is bad, etc. He said we are fighting for survival of our race, of our women and children and our race. He says no amount of teaching will deter us from our objective, and that is to destroy, eliminate this radical Islam which is working against Israel. I don't think it has a huge impact. Definitely it's going to have a psychological impact on international community because Israel trying to have some sort of glorifying its attack on Gaza because they have been humiliated for the last 1 year because of the attack by Hamas on the 7th of October. Until date, after all this 1 year, almost 1 year, they are unable to achieve their objective and they are unable to eliminate Hamas. So there is a huge humiliation for the Israeli cabinet and the government. So killing a leader of commando of the or supreme leader of the Hezbollah party is a gain for them. But having said that, I would say still we have to wait and see. It's not going to change much on the ground because the structure of the Hezbollah party is so strong and they have the commander at every level. So there is no question that they will have an impact. In fact, when Israel was trying to destroy the communication system, with like they blew up, detonate bombs in the pagers, the walkie-talkie and laptops, it didn't change much on the ground. So the ground reality is different from what the psychological war is on. So you're saying that this will not a lot. So who will succeed Nasrallah and how will they retaliate? See, the question here we have to understand that the war on Lebanon is not the war on Hezbollah. The pretext that it is Hezbollah who is defending, who is causing the trouble for Israel, is just a pretext to invade Lebanon. Israel aiming and occupying more territories of Lebanon, gaining access to the water of Lebanon, because that is the whole doctrine of Israel, land and water. So they will not stop. So Hezbollah is only a pretext. If you will know that 1982, when Hezbollah was born, it was born out of the Israeli invasion of Beirut, where they invaded Beirut and then Hezbollah came to power, came to the light. So therefore, as long as there is occupation and annexation of land, there is a resistance. So the fight currently is not, but Hezbollah has taken the lead. It was only with Hezbollah that they could deter Israel from invading Lebanon again. And that is what we keep on saying to the rest of the world. Nobody wants a war, but nobody wants occupation. So if you end occupation, the war is over. And Hezbollah said to Israel very clearly from the 7th of October, if you don't stop the attack and all your hostility against the Palestinian in Gaza Strip and West Bank, we will not stop attacking you. So I think that was the message from Hezbollah, but the war has been going on for years with Lebanon. In fact, we know that Lebanon is still part of Shiba Farms, which is a Lebanese territories, are still under occupation. So we know that Israel is occupying territories and the war will continue. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।